नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक चौरसिया और मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं रोज भूल जाता हूं ये आपको बोलना कि देखिए, अब मैं बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर आपसे बात भी करूंगा। लाइव भी मैं रोज 8:30 बजे करता हूं, लेकिन साथ ही साथ एक वीडियो में डालूंगा जिसमें एक मुद्दे को मैं पूरी तरह आपको समझाऊंगा अपने अनुभव के आधार पर, अपनी जानकारी के आधार पर और अपने विश्लेषण के आधार पर। और मैं हमेशा तार्किक विश्लेषण करता हूं, मैं एक तरफा कभी नहीं बोलता। आप मेरी इस आदत से परिचित हैं। तो आज हम बात करेंगे एक देश एक चुनाव के, जैसे वन नेशन वन इलेक्शन कहा जा रहा है। नरेंद्र मोदी कैबिनेट ने आज उस रिपोर्ट को मंजूर कर लिया जिसे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में बनाया गया था। ये एक एक्सपर्ट पैनल की रिपोर्ट थी जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंप दी गई थी। आज यूनियन कैबिनेट ने जैसे ही मोदी सरकार ने 100 दिन पूरे किए, और मैं आपको ये भी याद दिला दूं, प्रधानमंत्री मोदी ने 2 दिन पहले अहमदाबाद में कहा था ये मोदी है, किसी से डरने और दबने वाला नहीं है। आपने सुना होगा ना, हाल ही के दिनों में सरकार यू टर्न ले रही है, सरकार अपने एजेंडे से हट गई है, सरकार वो सब लागू कर रही है जो राहुल गांधी कर रहे हैं, कह रहे हैं। कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए भी, सरकार जो है अपने फैसलों से पलट रही है, मोदी जी दबाव में आ गए हैं। इसी के चलते वक्फ बिल को जो है जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के अंदर भेजना पड़ा। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात में साफ कर दिया, उन्होंने साफ कहा कि ये मोदी है, ये दबाव में आने वाला नहीं है। और उसके बाद एक के बाद एक धड़ाधड़ फैसले आए। सबसे बड़ा फैसला वन नेशन वन इलेक्शन को मैं इसलिए कहूँगा क्योंकि ये सबसे कॉम्प्लिकेटेड और जटिल चीज़ है। इसे अगर इम्प्लीमेंट करना है तो संविधान में कई सारे संशोधन किए जाएंगे। न केवल इसके लिए 3/4 बहुमत की जरूरत लगेगी, अभी तो ये भी तय नहीं है कि इस रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए कुल कितने बिल बनाए जाएंगे। भाई पहले तो आसान होता ना, 1 या 2 पार्टी होती, जैसे 1952 के इलेक्शन में एक तरफ CPI थी, एक तरफ कांग्रेस थी और बाकी छोटी मोटी पॉलिटिकल पार्टी थी, तो एक साथ एक चुनाव करा सकते थे। लेकिन अब जब रीजनल पार्टीज का चारों तरफ दबदबा है, हर राज्य की अपने अलग पॉलिटिकल पार्टी है, हर क्षेत्र की अपनी अलग पॉलिटिकल पार्टी है, ऐसे में क्या वन नेशन वन इलेक्शन संभव है? अगर आप मुझसे पूछेंगे तो ये एक अच्छी पहल है, लेकिन व्यवहारिक रूप में क्या इस पर अमल में लाया जा सकता है, क्या इसको अमल में लाया जा सकता है, ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। और आइए एक के बाद एक समझते हैं कि सबसे पहले इसके फायदे क्या हैं, दूसरे इसकी लिमिटेशंस क्या है, तीसरे कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है। मैं यहाँ पर आपको बता दूं, जिस तरह का विपक्ष है, जिस तरह का एनडीए है, ठीक उसी तरह बटे हुए हैं, 2 भाग है। एक तरफ एनडीए जो कहता है कि ऐसा होना चाहिए, एक तरफ इंडिया गठबंधन और कुछ छोटी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिन्होंने इस पर कोई राय नहीं दी है। तो आइए वन नेशन वन इलेक्शन के फायदे क्या हैं, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। आपको पता है 2024 का चुनाव होने में कुल कितना खर्चा आया होगा? एक अनुमान के मुताबिक लगभग 1 लाख करोड़ रुपए। जीरो लगाइएगा, 1 लाख करोड़ रुपए। और ऐसे ही हजारों करोड़ रुपए का चुनाव राज्यों के चुनाव में आता है। आप देख रहे हैं ना, अभी लोकसभा का चुनाव खत्म हुआ, जम्मू कश्मीर और हरियाणा का चुनाव हो रहा है। जम्मू कश्मीर हरियाणा का चुनाव खत्म होगा, महाराष्ट्र का चुनाव आ जाएगा, झारखंड का चुनाव आ जाएगा, झारखंड का चुनाव खत्म होगा, उसके बाद बड़े चुनाव में दिल्ली का आ जाएगा, दिल्ली का खत्म होगा, उसके बाद बिहार का आ जाएगा, उसके बाद पश्चिम बंगाल का आ जाएगा। तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है और इसके चलते कई हजार करोड़ रुपए राज्यों के चुनाव में भी खर्च होते हैं। तो जो सबसे बड़ा फायदा है वो ये है कि करोड़ों रुपए की बचत होगी अगर हम एक साथ चुनाव कराएंगे। करोड़ों रुपए की बचत, मैंने कहा ना, सिर्फ एक लोकसभा चुनाव में 1 लाख करोड़ रुपए, और हर राज्य के चुनाव की तो मैं बात ही नहीं कर रहा। तो सबसे पहले करोड़ों रुपए की बचत होगी। दूसरा क्या रहेगा? पॉलिटिकल स्थायित्व आएगा। अगर 5 साल के लिए सरकार रहेगी तो एक राजनीतिक स्थिरता आएगी। राजनीतिक स्थिरता से क्या होता है? निर्णय लेने में आसानी होती है, डिसिसिव फैसले लिए जाते हैं, पॉलिसी पैरालिसिस जिसको कहा जाता है ना, सरकार लुंज पुंज है, सरकार का इकबाल खत्म हो गया है, सरकार के पास पूरा बहुमत नहीं है, मजबूत नहीं मजबूर सरकार है। इस तरह की जो चीज़ें हमने देखी है ना, कई बार देखी है। गठबंधन की सरकार, मनमोहन सिंह ने तो कहा भी था कि देखिए साहब, मैं मजबूर हूँ, मेरी गठबंधन की सरकार है और गठबंधन के चलते कुछ चीज़ों पर सहयोगी दलों की बात माननी पड़ती है। कितने करप्शन के आरोप लगे, 10 साल बाद हटे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ गए।
अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात मैं आपको दूसरी बताना चाहता हूँ। होता क्या है कि जब ये चुनाव होते हैं ना, अब चुनाव हुआ लोकसभा का तो आचार संहिता लग गई, चुनाव हुआ विधानसभा का तो आचार संहिता लग गई। अभी उत्तर प्रदेश में 10 बाई इलेक्शन विधानसभा के होने लग जाने वाले हैं, तब भी आचार संहिता लग जाएगी। अब उसके बाद जब पंचायत के और नगरीय निकाय के चुनाव होंगे, यानी नगर पालिका और नगर निगम के, तब फिर आचार संहिता लग जाएगी। अब इन आचार संहिता के चलते राज्य सरकारों पर ये आदेश होता है कि वो किसी भी तरह का कोई पॉलिसी निर्णय नहीं लेंगे। इसका क्या कारण है? चुनाव आयोग ये आचार संहिता इसलिए लगाता है कि वोटर को प्रभावित करने वाला फैसला लेकर चुनाव को प्रभावित सरकार न कर पाए। फेयर बात है, लेकिन आपको पता है कैलकुलेट करवाया मैंने, बाकायदा कैलकुलेट कराया। साल में 365 दिन होते हैं और जब लीप ईयर होता है तो 366 दिन। लेकिन आपको याद होगा इन 5 सालों के दौरान कुल कितने दिन आचार संहिता देश के अलग अलग हिस्सों में रहती है? 800 दिन। 2 साल, 2.25 साल के आसपास, 2.25 साल से थोड़ा कम। यानी इस टाइम हमारी सरकारें पंगु हो जाती है, ना वो निर्णय ले सकती है, ना कोई पॉलिसी स्टेटमेंट कर सकती है। और अगर कोई बड़ी घटना हो गई या उसको लेकर कुछ अच्छे या उसको ठीक करने वाले स्टेप हटाने हो, लगाने हो या कुछ नए डिसीजंस लेने हो, तो सरकारें ऐसा नहीं कर पाती हैं। अगर ऐसा होता है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन हो जाता है तो फोकस चुनाव पर नहीं होगा। अभी तो क्या पॉलिटिकल पार्टियां जो है चुनाव की मशीन बन गई है। और मैं ये बात खासतौर पर बीजेपी और कांग्रेस के लिए भी कहूँगा। कांग्रेस भी बहुत सारे राज्यों में चुनाव लड़ती है, बीजेपी भी लड़ती है, बाकी पॉलिटिकल पार्टी भी है। हर कोई अपना वजूद बनाने के लिए जमीन पर संघर्ष करता है। तो क्या देश में 5 साल चुनाव ही होते रहेंगे? हर 3 महीने में एक चुनाव, हर 3 महीने में एक राज्य चुनाव, प्रधानमंत्री भी कैंपेन में, लीडर ऑफ अपोजिशन भी कैंपेन में, होम मिनिस्टर भी कैंपेन में, समाजवादी पार्टी अगर चुनाव लड़ रही तो अखिलेश जी कैंपेन में, ममता जी कैंपेन में। अब यहाँ पर इंडिया और एनडीए का बंटवारा हो चुका है। एनडीए कह रहा है कि इसे लागू किया जाए, इंडिया कह रहा है इसे लागू न किया जाए। इसके साथ साथ क्या होगा? इसके साथ साथ जो चुनाव में अतिरिक्त खर्चा होता है ना, हमारे यहाँ तो लोग कहते हैं, और मैं बताऊँ ये फैक्ट है, वोट खरीदे भी जाते हैं, नोट दिए जाते हैं, लाल लाल या जमाने के हरे हरे, और कभी तो बॉटल भी दी जाती है। ये हमारे चुनाव की एक हकीकत है, लेकिन इसमें हमको जो है सुधार लाना है। तो काले धन और इस तरह की प्रैक्टिसेस और कम हो पाएंगी, इस पर नकेल लग पाएगी। और काले धन का इस्तेमाल कम इसलिए होगा क्योंकि चुनाव एक साथ हो जाएंगे, प्रचार की कई सारी चीज़ें बन जाएंगी। जो पॉलिटिकल पार्टी, अब यहाँ पर ये जो चुनाव खर्चा मैं 1 लाख करोड़ बता रहा हूँ ना, इसमें कितनी फ्लाइट्स पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं ने ली है वो उन्होंने सार्वजनिक नहीं करते। वो लोग 100-100, 200 प्लेन पॉलिटिकल पार्टी लेके रखती हैं, 100-100, 200 हेलीकॉप्टर लेके रखती हैं। अब इसका विरोध भी हो रहा है। इसका विरोध कौन लोग कर रहे हैं? वही जो सरकार के विरोधी हैं। अब सवाल ये है कि सेंट्रल फिगर अगर बड़ा होगा पॉलिटिकल पार्टी का, जैसे बीजेपी के पास नरेंद्र मोदी है, तो विधानसभा और लोकसभा के चुनाव एक साथ हो जाएंगे, तो ऐसे में क्या होगा? बीजेपी को फायदा मिलेगा। इसीलिए तो तमाम अपोजिशन पार्टी, अगर उनके पास भी ऐसा कोई सेंट्रल फिगर होता जो इस तरह के वोट खींचने की ताकत रखता, तो शायद वो भी इसके लिए राजी हो जाते। लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये भी है, और सवाल ये है कि ये पॉलिटिकल पार्टियां क्यों नहीं चाहती हैं। देखिए, इसमें सबसे बड़ा घाटा नेशनल पार्टीज को कम होगा, उन पार्टीज को ज़्यादा होगा जो राज्यों में सत्ता में है। जैसे ममता बनर्जी 3 बार से लगातार मुख्यमंत्री हैं, अखिलेश यादव 37 सीटें लेकर आए हैं इस बार लोकसभा की। 2027 के जब विधानसभा चुनाव होंगे तो उसमें एक बड़े कंटेंडर होंगे। अब अगर आप सोचो कि तृणमूल ममता का चुनाव, अखिलेश यादव का विधानसभा का चुनाव, पश्चिम बंगाल का विधानसभा का चुनाव, साथ ही साथ महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव, अगर ये लोकसभा चुनाव के साथ हो जाए तो बीजेपी किस तरह की पिच तैयार करेगी और क्या रीजनल पार्टीज उस पिच का मुकाबला कर पाएंगी? उनका जो डर है ना, वो इसी कारण पर है, इसी आधार पर है। दूसरा तर्क वो ये देते हैं कि भारत का ढांचा एक संघीय ढांचा है, तो इसमें जो है आप संघीय ढांचे के साथ खिलवाड़ करेंगे।
तीसरा तर्क यहाँ पर ये भी आता है कि आप बताइए, चलिए मान लीजिए 2029 में आपको लोकसभा और विधानसभा चुनाव साथ कराना है, तो किन चुनावों को, जैसे मैं बताता हूँ, 2000 अभी 24 हुआ है ना, तो अभी हरियाणा, झारखंड और उसके साथ महाराष्ट्र, ये चुनाव साथ हैं। तो चलिए इस साल के तो आपने साथ में करा लिए 2024 के 6-8 महीने आपने पहले विधानसभा भंग कर दी, लेकिन जो मिडिल में चुनाव है जैसे उत्तर प्रदेश का, वहां पर क्या होगा, उसके लिए क्या फॉर्मूला निकलेगा, उसके लिए क्या बात होगी। तो ये सवाल भी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की डिमांड में के दिमाग में है, और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के दिमाग में ये बात भी है कि अगर कोई बड़ी तैयारी के साथ नेशनल पार्टी रहती है तो फिर दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए तमाम रीजनल पार्टीज और कांग्रेस इसका विरोध कर रही हैं। विरोध का आधार क्या है, जैसे चिदम्बरम ने कहा कि इसको व्यवहारिक रूप से लागू करना संभव ही नहीं होगा, क्योंकि कम से कम 18 संविधान संशोधन करने होंगे, जिसमें से कुछ में 3/4 बहुमत लगेगा और कुछ में 50% जो है विधानसभाओं से भी उसकी संस्कृति लेनी पड़ेगी, मतलब अप्रूवल लेना पड़ेगा। क्या बीजेपी ये कर पाएगी? अभी दूर की कौड़ी है। अभी तो जो है रिपोर्ट मंजूर हुई है, और रिपोर्ट मंजूर होने के बाद ये बात की चर्चा आम है कि मोदी साहब जो कहते हैं वो करते हैं, क्योंकि कल ही अमित शाह ने जो 100 दिन की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें कहा था कि हम 1 नेशन 1 इलेक्शन इसी टर्म में करेंगे। वक्फ को लेकर भी उन्होंने यही बात कही थी। वक्फ एक दूसरा मसला है, उसमें एक मोटे तौर पर आम सहमति बनाई जा सकती है, लेकिन जो मुस्लिम संगठन है ना, वो तमाम उन पार्टियों के पीछे पड़े हैं जिनके वोट उन पार्टियों को मिलते हैं। जैसे समाजवादी पार्टी तमाम मुस्लिम उलेमा जाकर उनसे मिल रहे हैं। चलिए मान लीजिए वक्त पे कोई रास्ता भी निकल गया, क्या 1 नेशन 1 इलेक्शन पर कोई रास्ता निकल सकता है? देखिए, ये रास्ता तब तक नहीं निकल सकता जब तक सरकार इसका रोड मैप ना दे, इसके बिल को क्लियर ना करे, इसकी रिकमेंडेशंस के आधार पर लॉ मिनिस्ट्री बिल ना बना ले, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्ट्री को ना दे दे, प्रधानमंत्री को ना दिखा दे। और सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि रिपोर्ट में ये नहीं लिखा कि कौन कौन से कानूनों में संशोधन करना पड़ेगा। मैंने आपको कहा बीजेपी की जितनी सहयोगी पार्टियां हैं वो 1 नेशन 1 इलेक्शन के पक्ष में हैं, और इंडिया की जितनी सहयोगी पार्टी हैं वो 1 नेशन 1 इलेक्शन के विरोध में है। तो ऐसे में जब इतना बड़ा क्लियर डिवीजन है, ऐसे में सरकार जब तक रोड मैप नहीं देगी और सरकार खुद अपने दिमाग में क्लैरिटी नहीं लाएगी कि उसने इसके लिए कैसे सोचा, तब तक इस पर आगे बढ़ना और इस पर कुछ नया करना, मुझे लगता है ये थोड़ा लंबा वक्त लेने वाला बात है। चलिए बिल्स आ भी गए, एक से ज़्यादा बिल आएंगे तो पार्लियामेंट्री कमेटी में भी जाएंगे, वहाँ पर भी स्क्रूटिनी होगी, क्योंकि अब तो बीजेपी के पास 303 वाला बहुमत नहीं है ना। चलिए तर्क के तौर पे मैं मान लेता हूँ कि जब उन्होंने 370 पास कराई तब तो उनके पास बहुमत नहीं था राज्यसभा के अंदर, लेकिन पहले राज्यसभा में पेश किया, 370 पास करा लिया। अब मैं एक तर्क और देता हूँ, जो लोग बोलते हैं ना कि लोकसभा चुनाव में सेंट्रल लीडरशिप होगी तो उसका असर विधानसभा चुनाव में पड़ेगा। 2019 में राष्ट्रवाद के प्रखर मुद्दे पर नरेंद्र मोदी चुनाव लड़े, जीते, 303 ऐतिहासिक सीटें जीते 2019 में, लेकिन उसी वक्त साथ में बिहार की, माफ कीजिएगा, उड़ीसा के विधानसभा चुनाव हो रहे थे। वहां पर बीजेपी ने अच्छी खासी लोकसभा की सीटें जीती, लेकिन विधानसभा चुनाव नवीन बाबू भी जीते। इस बार बीजेपी की 240 सीटें आई, 303 तो नहीं आई। 400 पार का नारा लगाया था। विधानसभा चुनाव कौन जीती? बीजेपी कमजोर थी, उड़ीसा के अंदर भारतीय जनता पार्टी जीती। तो पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, इसीलिए राजनीति में क्या चल जाएगा क्या नहीं चल जाएगा, कौन जीत जाएगा कौन हार जाएगा, इसके बारे में भविष्यवाणी नहीं की जाती। मुझे अमित जी ने एक बार कहा था, अमिताभ बच्चन जी ने, कि अगर फिल्में बनाने का कोई सक्सेसफुल फॉर्मूला होता तो कोई फिल्म फ्लॉप ही ना होती। वैसे ही राजनीति में जीतने का हमेशा एक ही फॉर्मूला नहीं होता, लेकिन फिर भी मैं आपको ये कहना चाहूँगा, 1 नेशन 1 इलेक्शन बुरी चीज़ नहीं है। हाँ, इसको लागू करना अभी सरकार के लिए दूर की कौड़ी है, लेकिन जिस तरह के फैसले मोदी सरकार लेते आई है उसके हिसाब से इसमें कम से कम आगे बढ़ते हुए तो सरकार
दिखाई ही देगी। कितने संशोधन बनेंगे, कानून का मसौदा तैयार होगा, मसौदा तैयार होने के बाद संसद में जाएगा, उसके बाद चाहे पार्लियामेंट कमेटी में जाएंगे, ये सब होता हुआ दिखाई देगा। यानी हमारे लिए अच्छा है। वैसे मैं एक बात कह दूँ, चलते चलते निराश होकर कहना चाहता हूँ, देखिए जितने इलेक्शन होते हैं ना, उसमें पत्रकारों का फायदा होता है। अब ये हरियाणा इलेक्शन की रिपोर्टिंग कर दो, हरियाणा के बाद महाराष्ट्र की कर देंगे, फिर उसके ओपिनियन पोल करेंगे, फिर उसके एग्जिट पोल करेंगे, फिर उसकी कैंपेन चलाएंगे, फिर उसके नेताओं के इंटरव्यू करेंगे। ये सब आप लोग करते रहेंगे और 5 साल सदाबहार। वैसे सदाबहार इलेक्शन जो है न्यूज़ वालों के लिए बड़े अच्छे हैं, लेकिन देश की पॉकेट के लिए बुरे। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ, इस बात पर सोचिए, विचार करिए। मैंने जो कहा है उसके बारे में सोचिएगा जरूर और अपनी राय बनाइएगा जरूर कि पॉलिटिकल पार्टी क्या कहती है, समझ जाइएगा आप इसके साथ हैं या आप इसके खिलाफ हैं। अपनी राय लिखिए, मैं आपसे बात करूंगा, संपर्क करूंगा, आपकी राय का जवाब दूंगा। हाँ, चलते चलते ये जरूर कहूँगा, भूल जाता हूँ मैं, वो क्या कहते हैं, लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए मेरा यूट्यूब चैनल।